कहानी अब तक। एक होटल के प्राइवेट रूम में वेदांत प्रिया के साथ सोफे पर बैठा हुआ था। जहां वेदांत कंफ्यूजन से प्रिया के फेस को देख रहा था, वही प्रिया शॉक्ड होकर वेदांत को देख रही थी। दरअसल वेदांत ने एक अच्छे और सच्चे मंगेतर की तरह प्रिया को सब कुछ बता दिया था, जिससे प्रिया को अच्छा खासा शॉक लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस वक्त क्या रिएक्शन दे। अब आगे 2 घंटे बाद प्रिया की आंखें आंसुओं से लाल थी। उसका पूरा चेहरा भी लाल सुर्ख हो गया। वहीं वेदांत सोफे पर सिर पर हाथ रखें उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने एक बार हिम्मत करके कहा, बेबी बस भी करो, कितना रोओगी। मैंने कहा ना, वो पास था मेरा, और अब ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मुझे धोखा दिया और अब ये बेदर्दी बेवफा इंसान मुझे रोने भी नहीं दे रहा। कहने के साथ प्रिया ने एक तीखा गोलगप्पा मुंह में ठूस लिया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रिया के आंसू और मुंह लाल होने का कारण। वेदांत उसे देख मन ही मन में, दुखी होने पर गोलगप्पे कौन खाता है। नहीं, एक हम है दिल का गम मिटाने के लिए 4-5 पैग लगाते हैं, वो तो फिर भी समझ आता है, लेकिन गोलगप्पे सीरियसली। वेदांत इमेजिन करने लगा कि बार में दुखी बैठा हुआ है और वेटर उसके सामने गोलगप्पे की प्लेट सर्व कर रहा है, और वो दुखी मन से जैसे ही एक गोलगप्पा अपने मुंह में डालता है और तभी वेदांत जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो बार में नहीं प्रिया के सामने बैठा हुआ है और प्रिया उसे ऐसे देखे जा रही है जैसे आज वो उसका कत्ल ही कर देगी। वो जो अभी तक बत्तीसी दिखा रहा था तुरंत शांत पड़ गया और हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखने लगा। धोखेबाज इंसान, एक तो मुझे इतना बड़ा गम दिया और अब मेरे गम पर हंस भी रहे हो। मन तो कर रहा है तुम्हें और मेरी सारी सौतन को इस गोलगप्पे के पानी में डूबोकर मार दूं। कहकर उसने 2-4 गोलगप्पा वेदांत की तरफ फेंक कर मारे, जैसे उससे जरूर वेदांत की हड्डी पसली टूट जानी थी। एक तो मेरी फर्स्ट किस तक जबरदस्ती ले ली और खुद पता नहीं किस किस को अपनी किस बांटते फिर रहे थे। तुम्हारी फर्स्ट किस पर भी मेरा ही हक था ना, प्रिया तीखी भेलपुरी खाते हुए बोली। बेबी, जिस वक्त मेरी पहली गर्लफ्रेंड बनी उस वक्त तुम मुश्किल से 12-13 साल की बच्ची थी, तो क्या उस वक्त मेरा तुम्हें किस करना सही होता? और मैं और तुम तो उस वक्त मिले भी नहीं थे ना, वेदांत ने उसे शांत करते हुए कहा। वेदांत की बात सुनकर प्रिया कुछ देर सोचा और कहा, पर मेरा तो दिल जल रहा है न सोच सोच कर। उसका क्या? वेदांत ने एक गहरी सांस ली और फिर आकर प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया और वापस सोफे पर आकर उसे गोद में लेकर ही बैठ गया। प्रिया अभी भी गुस्से से मुंह फुलाए उसी को घूर रही थी, तो वेदांत ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए प्यार से कहा, प्रिया, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई थी ये तब की बातें थी। लेकिन तुम्हें भी पता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं है। उस दिन के बाद से मैंने तय कर लिया था कि पूरी जिंदगी अब मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा। और यह सब बातें तो तब की है ना जब मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं किया था। और जिस दिन मैंने तुमसे कमिटमेंट किया उस दिन से मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से लॉयल रहा हूँ। और यह बात तुम भी अच्छे से जानती हो, इसीलिए हमेशा याद रखना मेरे अतीत का असर कभी भी मेरे प्रेजेंट और मेरे फ्यूचर पर नहीं होगा। और अब तुम ही मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर हो, क्योंकि तुम मेरा ट्रू लव हो। और सच्चा प्यार क्या होता है यह मैंने तुमसे मिलकर ही जाना। पहले जिसे मैं सच्चा प्यार समझता था वो सिर्फ एक धोखा था और अट्रैक्शन। उसके अलावा कुछ भी नहीं। प्रिया ने सुबकते हुए वेदांत से पूछा, और वो अनन्या या तुम्हारी सारी पुरानी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पास वापस आना चाहें तो, और उन्हें देखकर तुम्हारे मन में पुरानी वाली फीलिंग दोबारा जाग जाए तो, और फिर से तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए तो मैं तो लूट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी ना। मेरे बच्चों का क्या होगा? वेदांत ने उसे अजीब नजरों से घूरते हुए कहा, ये इतने भारी भरकम डायलॉग लाती कहाँ से हो? और हमारे बच्चे कहाँ से आ गए? अभी तो हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अरे मेरी मम्मी दिन भर पुरानी हिंदी फिल्में देखती रहती है। उसमें जब जब हस्बैंड अपनी बीवी को धोखा देता है तो बीवी यही डायलॉग बोलती है। मेरी मम्मी तो बहुत शौकीन है पुरानी हिंदी फिल्मों की। पता है मम्मी बताती है कि जब मैं पैदा होने वाली थी तो वो पूरा दिन फिल्में ही देखती थी, इसलिए तो मैं इतनी टैलेंटेड हूँ।
कहते हुए प्रिया कुछ देर के लिए तो यही भूल गई कि वो पिछले 2 घंटे से दहाड़े मार मार कर रो रही थी। वेदांत ने उसका सिर अपने सीने से लगाया और मन ही मन कहा, आज इस राज से भी पर्दा उठ गया कि ये लड़की इतनी नौटंकीबाज कैसे है। और एक सबक भी मिल गया कि जब भी ये प्रेग्नेंट होगी इसे हिंदी फिल्में नहीं देखने देना, वरना मेरे बच्चे भी इसी टैलेंट के साथ ही पैदा होंगे। तभी प्रिया को याद आया कि वो तो अभी वेदांत से नाराज थी। उसने अपना सिर उठाकर वेदांत की तरफ देखा और उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बताओ मैं क्या करूंगी उस वक्त। वेदांत ने उसके गालों को पिंच करते हुए कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ इतनी खूबसूरत है, इतनी क्यूट है कि मुझे किसी और की तरफ अट्रैक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी एक तुम ही हो जिसकी करीब मैं हमेशा रहना चाहता हूँ और जिसके लिए मेरा दिल धड़कता है। जो फीलिंग मैंने तुम्हारे लिए महसूस की आज तक किसी के लिए नहीं की। कहने के साथ ही उसने प्रिया के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। प्रिया भी उसके कहे शब्दों में छिपी उसकी ट्रू फीलिंग को महसूस कर रही थी। उसकी आंखें भी अपने आप बंद हो गई। अब वो भी वेदांत की किस में उसक पूरा साथ दे रही थी। एक लॉन्ग पैशनेट किस के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हुए। वेदांत को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रिया जरूर लंबी लंबी सांस लेते हुए उसे घूर रही थी, क्योंकि वेदांत ने किस करते हुए उसके होंठों को कई बार बाइट किया था। वेदांत ने हंसते हुए उसके होंठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, सॉरी बेबी पर आज तुम बिल्कुल तीखी मिर्ची लग रही थी इसलिए मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। प्रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, तो क्या खा ही जाओगे मुझे। वेदांत ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, शादी के बाद, और तब मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा और ना ही तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। कहने के साथ ही उसने उसकी नेक को बाइट कर लिया। तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने आप को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। प्रिया ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए कहा। वेदांत ने उसे परेशान करने के लिए कहा, हाँ तो ठीक है, फिर मुझे वापस उन्हीं तितलियों के पास जाना होगा। वो तो आज भी मेरा इंतजार करती है कि कब मैं अपनी नजरें उन पर डालूं। प्रिया ने गुस्से से उसकी कॉलर पकड़ते हुए कहा, ऐसा करके तो दिखाओ। तुम्हारी हालत खराब कर दूंगी मैं। मुझे कभी अबला नारी मत समझना। जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है। वेदांत ने हंसते हुए उसे वापस अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहा, हाँ जान, मैं तुम्हारा ही हूँ। मुझे भी सिर्फ तुम ही चाहिए और कोई नहीं। प्रिया ने भी सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। 3 दिन बाद वेदांत और प्रिया की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी थी। उसकी शॉपिंग भी चालू हो गई थी। शहर के बड़े मॉल में रणवीर और माहिर दोनों सोफे पर बैठे हुए अपने अपने फोन में बिजी थे। दोनों के बैठने का पोस्चर बिल्कुल सेम था और फेस एक्सप्रेशन भी सेम थे। हाँ, यह बात अलग है कि रणवीर अपने फोन में अपने मेल चेक कर रहा था, जबकि माहिर फोन में वीडियो गेम खेल रहा था। बीच बीच में माही और हीर आकर अपनी ड्रेसेस उनको दिखा रही थी और रणवीर और माहिर दोनों ही हर ड्रेसेस पर हाँ में सिर हिला रहे थे। माही अपने हाथ में 4-5 साड़ी पकड़े हुए रणवीर के पास आई और रणवीर से पूछा, रणवीर बताओ ना, इसमें से कौन सी कलर की साड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है। रणवीर ने सिर उठाकर माही के हाथों में पकड़ी हुई साड़ियों की तरफ देखा, फिर कहा, माही, ये सारी साड़ियां सेम कलर की तो है। सब की सब रेड है। हाँ मम्मा, सब सेम कलर की हैं। माहिर ने भी अपने डैड की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। माही ने पहले रणवीर की तरफ देखा, फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई साड़ी की तरफ, फिर हीर की तरफ जो खुद अपने हाथ में 2-3 ड्रेस पकड़े हुए खड़ी थी। माही और हीर ने साथ में कहा, नहीं सब अलग कलर हैं। फिर माही ने कहा, ये स्ट्रॉबेरी रेड, ये वॉइंगलैंड रेड, ये ब्लडी रेड, ये हॉट रेड, पिंकिश रेड। रणवीर और माहिर हैरानी से माही को देखे जा रहे थे। माहिर ने धीरे से रणवीर से कहा, डैड, रेड तो एक ही कलर होता है ना, पर टीचर ने तो हमें बताया ही नहीं कि रेड में भी काफी सारे कलर होते हैं। अपने बेटे की बात सुनकर रणवीर ने कहा, ये टैलेंट सिर्फ लड़कियों के पास होता है। अब तुम मेरा टैलेंट देखो। फिर रणवीर ने माही से कहा, बेबी तुम तो सारे ही रख लो। तुम पर तो सभी कलर बहुत सूट करती हैं। तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि जो भी कलर पहन लो
वो ब्यूटीफुल ही लगेगा। माही खुश होते हुए बोली, वाकई डॉट। फिर कुछ सोचते हुए, पर मैं इतने सारे का क्या करूंगी, तुम मुझे 2 साड़ी चूज करके बताओ। रणवीर भी किसी से कम थोड़ी ना था, इस बंदे को पूरा पता है कि बीवी को खुश कैसे किया जाता है। उसने भी सोचने की एक्टिंग करते हुए 2 साड़ियां निकालकर माही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई थिंक दीज 2 कलर्स विल सूट यू वेरी वेल स्वीट हार्ट। हालांकि उसे तो दोनों ही सेम लग रहे थे, पर बीवी को खुश करने के लिए कुछ भी चलेगा। फिर वापस आकर माहिर के पास बैठ गया और एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखा तो माहिर ने भी इशारे में उसके टैलेंट की दाद दी और वापस गेम खेलने लग गया। शॉपिंग खत्म होने के बाद रणवीर ने बच्चों को और माही को घर ड्रॉप किया और किसी काम से वहां से निकल गया। शाम का वक्त। रूही और रेयांश दोनों ही टेरेस पर खड़े एक दूसरे को घूर रहे थे। रूही ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे और अपनी आईब्रो चढ़ाते हुए रेयांश से कहा, तो फिर तुम्हें क्या सोचा है? तुम शादी से मना कर रहे हो या नहीं? रेयांश ने भी उसे घूरते हुए कहा, पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं खुद इस शादी से मना कर दूं। लेकिन अब तुम्हारी हरकतें देखकर मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं इस शादी से कभी मना नहीं करूंगा। कर लो जो करना है। रेयांश की बात सुनकर रूही को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ अभी चलकर मेरे घरवालों से इस शादी के लिए इनकार करो। समझे? कहकर रूही उसके हाथ को पकड़कर खींचकर अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन रेयांश अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ, उल्टा उसने एक झटके से ही रूही को अपने पास खींच लिया, जिससे रूही का सिर सीधा उसके मजबूत सीने से टकरा गया। रूही ने अपना सिर सहलाते हुए उसकी तरफ गुस्से से घूरा तो रेयांश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी मुझसे उलझने की आदत गई नहीं ना रूही। लेकिन तुम भूल जाती हो कि हर बार तुम ही मुझसे हारती हो। फिर उसके चेहरे के करीब झुककर उसकी आंखों में देखते चिढ़ाने वाली हंसी के साथ कहा, अगर हिम्मत है तो खुद जाकर अपने घरवालों को इस शादी से मना करके दिखाओ, वरना सारी जिंदगी मुझसे हारने के लिए तैयार रहो। कहकर रेयांश ने अपनी एक आंख ब्लिंक की और वहां से सीटी बजाते हुए चला गया। आह! रूही गुस्से से चिल्लाई, डॉट। तुम्हारी तो पूरी लाइफ की बैंड न बजा दी ना, तो मेरा नाम भी रूही रॉय कपूर नहीं। कहानी अब तक। रूही ने अपना सिर सहलाते हुए उसकी तरफ गुस्से से घूरा तो रेयांश ने तिरछी स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी मुझसे उलझने की आदत गई नहीं ना रूही। लेकिन तुम भूल जाती हो कि हर बार तुम ही मुझसे हारती हो। फिर उसके चेहरे के करीब झुककर उसकी आंखों में देखते हुए, अगर हिम्मत है तो खुद जाकर अपने घरवालों को इस शादी से मना करके दिखाओ, वरना सारी जिंदगी मुझसे हारने के लिए तैयार रहो। कहकर रेयांश ने अपनी एक आंख ब्लिंक की और वहां से सीटी बजाते हुए जाने लगा। आह! रूही गुस्से से चिल्लाई, तुम्हारी तो पूरी लाइफ की बैंड न बजा दी ना, तो मेरा नाम रूही रॉय कपूर नहीं। अब आगे। रात का वक्त। घना जंगल। दूर से आती जंगली जानवरों की खौफनाक आवाजें। जहां नॉर्मल इंसान ऐसी जगह आने से ही कांपने लगे। रणवीर अपनी गाड़ी की बोनट पर आराम से लेटा हुआ स्मोक करते हुए आसमान की तरफ देख रहा था। ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट में वो एक हैंडसम डेविल लग रहा था। उस पर उसकी फोल्ड की हुई स्लीव्स से नजर आती उसकी स्ट्रॉन्ग आर्म्स और ऊपर से शर्ट के 2 बटन ओपन होने की वजह उसकी शो हो रही मस्कुलर चेस्ट उसे एक किलर लुक दे रहे थे। उसके सामने जमीन पर 2 आदमी घुटनों के बल बैठे हुए थे, जिनके हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वहीं उसके आसपास रणवीर के गार्ड, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे, उन आदमियों को घेर कर खड़े हुए थे। उनमें से 2 गार्ड उन बंदी बनाए हुए आदमियों को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे, जिस वजह से उनकी दर्दनाक चीखें वहां के माहौल को और भी डरावना बना रही थी। रणवीर को तो जैसे इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अभी भी ऐसे ही रिलैक्स लेटा हुआ था। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी और उसमें से रुद्र बाहर आया। रुद्र ने पहले उन आदमियों की तरफ देखा जिनकी हालत बहुत ही बुरी हो गई थी। फिर वो रणवीर की गाड़ी के पास आकर उससे टेक लगाकर खड़ा हो गया। रणवीर ने एक लंबा कश सिगरेट का लिया और धुएं को बाहर छोड़ने के बाद बिना रुद्र की तरफ देखे ही पूछा, काम हो गया? रुद्र अपना फोन चलाते हुए लापरवाही से बोला, हम हो गया। फिर उन आदमियों की तरफ देखकर कहा, अब इनका क्या करना है?
रुद्र की बात सुनकर रणवीर गाड़ी की बोनट से नीचे उतरा और फिर एक आखिरी कश सिगरेट का लेने के बाद उसने सिगरेट को फेंक दी और अपने जूते से मसलते हुए कहा, होना क्या है, वही होगा जो हर धोखेबाज के साथ यह रणवीर रॉय कपूर करता है। कहने के साथ ही उसके फेस पर रूथलेस स्माइल आ गई। उसने अपनी गन निकाली और उसे लोड करके उन आदमियों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही रणवीर उन आदमियों के पास पहुंचा उसके आदमी उसके सामने से हट गए और कुछ दूरी पर अपना सिर झुकाकर खड़े हो गए। रणवीर उन आदमियों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शेर शिकार करने से पहले अपने शिकार को देखता है। रणवीर जितना लविंग और केयरिंग अपनी फैमिली के लिए था उससे कहीं ज्यादा बेरहम अपने दुश्मनों के लिए था। रणवीर ने अपनी गन एक आदमी पर तान दी। तभी उसकी नज़र अपने बगल में खड़े रुद्र पर गई। रुद्र ने भी अपनी गन दूसरे आदमी पर तान दी थी। रणवीर और रुद्र ने तिरछी नज़र से एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के ही फेस पर एक शैतानी स्माइल थी। उसके बाद दोनों ही अपने शिकार को देखने लगे और एक के बाद एक सारी गोलियां उनके भेजे में उतार दी। उस सुनसान जंगल में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी और कुछ देर बाद ही सब कुछ शांत हो गया। कपूर मैंशन। माही अपने रूम में अपनी लाई हुई ड्रेसेज को देख रही थी क्योंकि कल उसे पैकिंग भी करनी थी। क्योंकि अनीता जी ने सभी को कह दिया था कि सभी अपनी अपनी पैकिंग कंप्लीट कर ले क्योंकि 3 दिन बाद सभी को जयपुर के लिए निकलना था। तभी उसकी नज़र एक पैकेट पर गई। उसने उस पैकेट को उठाकर देखा और मन ही मन सोचा, इसमें क्या है। तभी उसकी नज़र उस पर लगी एक स्लिप पर गई जिस पर लिखा था, Want to see you in it tonight. My love। माही समझ गई कि ये रणवीर की तरफ से उसके लिए है। इसी के साथ माही के फेस पर प्यारी सी स्माइल आ गई। इससे पहले कि माही उस पैकेट को खोल पाती तभी माहिर और हीर भागते हुए उसके रूम में आए और बेड पर चढ़कर कूदने लगे। माही ने दोनों को डांटते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो दोनों, ध्यान से। हीर ने कहा, मम्मा आपने कहा था कि आज आप हमें स्टोरी सुनाओगे। तभी माही को याद आया कि उसने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें रात को स्टोरी रीडिंग करके सुनाएगी। उसने बच्चों को समझाते हुए कहा, ठीक है तुम दोनों अपने रूम में जाओ, मैं ये सब सामान रख कर आती हूँ। बच्चे माही की बात सुनकर वहां से चले गए। माही ने जल्दी जल्दी से सारा सामान समेटा और बच्चों के रूम में चली गई। इस बीच वो उस पैकेट के बारे में भूल ही गई। लेट नाइट रणवीर अपने रूम में आया तो उसे माही अपने रूम में कहीं नजर नहीं आई। उसने एक सरसरी निगाह पूरे रूम में डाली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। चेंज करने के बाद वो बच्चों के रूम में गया तो देखा दोनों बच्चे अपनी माँ से चिपक कर सुकून से सो रहे हैं। माही दोनों के बीच में बैठे हुए ही सो रही थी और उसने अपने हाथों में स्टोरी बुक पकड़ी हुई थी जो उसके सीने पर रखी हुई थी। अपनी फैमिली को ऐसे सुकून से सोते देख रणवीर के दिल को भी काफी सुकून मिल रहा था। उसने दोनों बच्चों को अच्छे सुलाया और उन्हें ब्लैंकेट से अच्छे से कवर किया। फिर माही को अपनी गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। बीच में माही की नींद खुल गई थी। उसने नींद की खुमारी में ही अपनी अधखुली आंखों से रणवीर की तरफ देखा। फिर माही रणवीर से पूछा, रणवीर इतनी देर कैसे हो गई। रणवीर जो माही को अपनी गोद में लिए अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था, उसने बिना माही की तरफ देखे ही कहा, सॉरी जान आज काम कुछ ज्यादा था इसीलिए आने में देर हो गई। माही ने दोबारा अपनी आंखें बंद कर रणवीर के सीने में अपना सिर छिपा लिया। रणवीर ने माही को बेड पर लिटाया और खुद उसके बगल में आकर लेट गया और माही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। माही भी रणवीर के सीने में जैसे सिमट सी गई। लेकिन कुछ देर बाद ही माही दोबारा नींद में कसमसाने लगी क्योंकि रणवीर की गर्म सांसें उसे अपनी नेक पर महसूस हो रही थी। रणवीर उसकी नेक पर सॉफ्टली किस कर रहा था जिससे माही को गुदगुदी हो रही थी। माही हंसते हुए अपना कंधा उचकाते हुए बोली, रणवीर मत करो ना। रणवीर ने ऐसे ही उसे किस करते हुए अपनी मदहोश आवाज में कहा, तुम्हारी खुशबू हमेशा मुझे बहकने पर मजबूर कर देती है। I can't control myself. Then the desire to have you increases inside me. My love। कहने के साथ ही रणवीर धीरे धीरे एग्रेसिव होने लगा। उसने माही के नाइट सूट को कंधे से थोड़ा और नीचे सरका दिया और उसके कंधे पर किस करने लगा। रणवीर के इतने सेंशुअल तरीके से किस करने से अब तो माही भी मदहोश होने लगी थी। तभी माही को कुछ याद आया तो वो जल्दी से रणवीर को अपने आप से दूर करने लगी। रणवीर
ऐसा मत करो प्लीज, माही रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करते हुए बोली। रणवीर ने अपना चेहरा उठाकर माही की तरफ घूर कर देखा। माही ने घबराकर जल्दी से कहा, रणवीर वो कुछ दिन तक। इससे आगे माही नहीं बोल पाई, उसका चेहरा भी शर्म से लाल होने लगा। रणवीर ने अजीब नजरों से उसे देखा और पूछा, बोलो भी, क्या कहना चाहती हो? माही जल्दी से बोली, कुछ दिनों तक हमारे बीच ये सब नहीं हो सकता। क्योंकि? माही ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरा, फिर कुछ सोचकर कहा, तुम्हारे पीरियड शुरू हो गए क्या? माही अपनी आंखें बड़ी कर हैरानी से रणवीर से बोली, आप इतनी आसानी से ऐसी बात कैसे बोल सकते हैं? आपको शर्म नहीं आती क्या? अब माही बेचारी हद से कहीं ज्यादा शर्मीली थी। और बेचारी रणवीर के साथ इतना रह भी तो नहीं पाई थी कि एकदम खुल के इस बारे में बात कर सके। वही डेविल रणवीर हद दर्जे के बेशर्म, शर्म और रणवीर का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। रणवीर ने लापरवाही से कहा, हाँ तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है? हर लड़की के साथ ऐसा होता है। कहने के साथ ही रणवीर माही के बगल में लेट गया। अब माही ने चुप रहना ही सही समझा, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने आगे कुछ भी कहा तो रणवीर उसे इस पर पूरा लेक्चर दे देगा। और वो रणवीर से इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। रणवीर ने उसके पेट पर हल्के हाथ से मसाज करते हुए पूछा, ज्यादा पेन तो नहीं हो रहा ना? माही ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि रणवीर के ऐसे मसाज करने से उसे काफी आराम मिल रहा था। उसने आंखें बंद किए हुए ही कहा, हम्म, थोड़ा थोड़ा हो रहा था पर अब अच्छा लग रहा है। रणवीर ने झुककर उसके फॉरहेड को किस किया और वो तब तक माही के पेट पर मसाज करता रहा जब तक माही सुकून से सो नहीं गई। इसी तरह रणवीर भी नींद के आगोश में चला गया। जब हस्बैंड की ऐसी प्यार भारी केयर मिले तो हर वाइफ अपने बड़े से बड़े दर्द को भी आसानी से झेल जाती है, क्योंकि पति का प्यार भरा स्पर्श ही काफी होता है उसे ये एहसास दिलाने के लिए, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी हर तकलीफ में मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा दिन। रूही के रूम में माही, प्रिया और रूही तीनों बेड पर लेटी हुई थी। उनके पैर नीचे फर्श पर लटके हुए थे और तीनों ही सीलिंग को घूरते हुए किसी सोच में बिजी थी। तभी प्रिया ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कुछ दिनों बाद मेरी भी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। मैं भी मिस से मिसेज बन जाऊंगी। फिर कुछ सोचते हुए, कहते हैं शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। जब उनकी गर्लफ्रेंड उनकी वाइफ बन जाती है तो वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वक्त के साथ इनका प्यार भी कम हो जाता है। क्या वाकई ऐसा होता है? माही ने कुछ सोचकर कहा, मुझे औरों का तो पता नहीं, लेकिन अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि लड़के जब किसी लड़की से टूटकर प्यार करते हैं और जब वही लड़की उनकी वाइफ बन जाती है तो उनके लिए वो खुद को भी बदल देते हैं। कहते हुए माही मन ही मन पहले के रणवीर और आज के रणवीर की तुलना करने लगी कि कैसे पहले रणवीर अपनी जिद पूरी करने माही को हर्ट करता था। उसे सिर्फ अपनी चाहत से मतलब था, ना कि माही की तकलीफ से। माही को उससे पहले बहुत डर लगता था। हाँ, आज भी वो रणवीर के गुस्से से डरती थी, लेकिन अब रणवीर उस पर बहुत ही कम गुस्सा करता था, बल्कि अब वो ज्यादातर उससे बहुत ही प्यार से पेश आता था। माही के सामने रणवीर अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीख गया था। हाँ, जिद्दी तो वो आज भी पहले की तरह ही था। तभी रूही की आवाज से माही अपने ख्यालों से बाहर आई। ऐसा कुछ नहीं होता, कई लड़के अड़ियल के अड़ियल ही रहते हैं, रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया ने कंफ्यूजन से पूछा, रूही, तुम्हारा ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और नहीं तुम्हारी शादी हुई है, फिर तुम किसकी बात कर रही हो? उस अड़ियल सांड रेयांश की हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। कहता है अब वो मेरे घरवालों को शादी से मना नहीं करेगा और मुझे चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो खुद जाकर मना करो। मैंने इतना धमकाया फिर भी नहीं माना, रूही मुंह बनाते हुए बोली। प्रिया और माही एकदम चौंक कर बैठ गई और उनके मुंह से एक साथ निकला, क्या? कहानी अब तक ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ लड़के अड़ियल ही रहते हैं, रूही ने मुंह बनाते हुए कहा। प्रिया ने कंफ्यूजन से पूछा, रूही, तुम्हारा ना तो कोई बॉयफ्रेंड है और नहीं तुम्हारी शादी हुई है, फिर तुम किसकी बात कर रही हो? उस अड़ियल सांड रेयांश की हाथ पैर धोकर मेरे पीछे पड़ गया है।
कहता है अब वो मेरे घरवालों को शादी से मना नहीं करेगा और मुझे चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो खुद जाकर मना करो। मैंने इतना धमकाया फिर भी नहीं माना, रूही मुंह बनाते हुए बोली। प्रिया और माही एकदम चौंक कर बैठ गई और उनके मुंह से एक साथ निकला, क्या डॉट? अब आगे? हाँ, मेरे घरवाले मेरी सुने तब न मना करूं शादी से। मुझे पहले ही शक था कि सभी मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मुझे इस घर से निकालने की, रूही रुआंसा होते हुए बोली। रूही की बात सुनकर प्रिया और माही ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर माही ने रूही को समझाते हुए कहा, वैसे रेयांश अच्छा लड़का है, हैंडसम है, गुड लुकिंग है, अच्छे नेचर का है, सब कुछ तो अच्छा है उसमें। मेरी बात मानो, शादी कर लो उससे डॉट। बस माही, किसी लड़के की इतनी तारीफ रणवीर के सामने मत करना, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। माही की बात सुनकर रूही ने उसे घूरकर देखते हुए कहा, जानी दुश्मन है वो मेरा, हमारे बीच शादी नहीं सिर्फ जंग हो सकती है, वो भी आर या पार वाली। रूही की बात सुनकर प्रिया और माही समझ गए कि वाकई में अगर रेयांश और रूही की शादी हुई तो दोनों फर्स्ट नाइट वाले दिन ही एक दूसरे का कत्ल कर देंगे, क्योंकि प्यार की उम्मीद तो दोनों से कर नहीं सकते। इसलिए प्रिया ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उसे प्यार से समझा के देख, शायद मान जाए। रूही ने चिढ़ते हुए कहा, गधों को प्यार की भाषा समझ कहाँ आती है, वैसे भी उस रेयांश को वही करना है जिससे मुझे परेशानी हो। अरे मैं तो उसे कुछ सेकंड अपने आसपास बर्दाश्त न करूं, पूरी जिंदगी कैसे झेलूंगी उसे, कहकर रूही रूम से बाहर निकल गई। माही ने हैरानी से उसे जाते हुए देखा, फिर प्रिया से पूछा, आखिर ये इतना चिढ़ती क्यों है रेयांश से? प्रिया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ये दोनों बचपन से ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए बड़े हुए हैं। रेयांश भी जहां सभी के लिए बहुत ही काइंड हार्टेड है, वही रूही को हमेशा परेशान करने की कसम खाई हुई है उसने, और हमारी रूही भी हमेशा उससे पंगे लेती रहती है। अगर ऐसा ही है तो फिर घरवाले इनकी शादी क्यों करवाना चाहते हैं? ऐसे तो यह शादी के बाद भी ऐसे ही लड़ते रहेंगे? माही ने थोड़ा कंफ्यूजन से पूछा। प्रिया ने कहा, पहले मैं भी कुछ ऐसा ही समझती थी, लेकिन जब वेदांत ने मुझे इन दोनों के बारे में सब कुछ बताया तब मुझे समझ में आया कि यह दोनों बने ही एक दूसरे के लिए है। दरअसल वेदांत ने इन्हें बचपन से ही देखा है, तो उसने ही मुझे बताया था कि रेयांश चाहे रूही को कितना भी परेशान करें, लेकिन वो किसी और को उसे परेशान करने नहीं देता था। वो रूही की परवाह भी बहुत करता है, पर उसके सामने जताता नहीं है, और यह बात रूही भी कहीं ना कहीं जानती है। पर जब जब वो रेयांश के बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती है, तभी रेयांश उसके साथ ऐसा कुछ कर देता है कि रूही उसे भर भर के गालियां देती है। कहते हुए प्रिया को हंसी आ गई। फिर प्रिया ने आगे कहा, और वैसे भी इन दोनों के घरवालों ने इनका रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, क्योंकि दोनों के पेरेंट्स को लगता था कि इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई और झेल ही नहीं सकता है। सो तो यह शादी तो खैर होकर ही रहेगी। चाहे रेयांश और रूही दोनों कितना भी जोर लगा ले, इन दोनों के अपने माँ बाप के सामने इनकी बिल्कुल नहीं चलने वाली। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान की राजधानी जो पूरी दुनिया में गुलाबी नगरी के नाम से जानी जाती है। एक बड़ी सी हवेली, जो हवेली कम एक पैलेस ज्यादा लग रही थी। बड़े से हरे भरे खूबसूरत गार्डन के बीचों बीच बनी सफेद संगमरमर की बनी ये हवेली वह बाहर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उसकी शानो शौकत उतनी ही देखते बनती थी। हवेली के अंदर करीब 8-10 सर्वेंट यहाँ से वहाँ भाग भाग कर अपना काम कर रहे थे। हवेली के बड़े से हॉल में बीचों बीच सोफे पर एक 70 साल की महिला बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक सफेद रंग की साड़ी जिस पर गोल्डन कलर का बॉर्डर बना हुआ था, गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन का टीका लगाए उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज नजरा था। वो अपने एक हाथ में रुद्राक्ष की माला फेरते हुए सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। उनकी बगल में ही आशा जी और सावित्री जी बैठी हुई थी। आशा जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वेदांत की माँ है, और सावित्री जी इनकी जेठानी मतलब अनिरुद्ध की माँ। जहां अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पिता दोनों ही एक नंबर के लालची और शातिर किस्म के इंसान थे, वहीं अनिरुद्ध की मां सावित्री जी एक सीधी सादी महिला थी। छल कपट तो इन्हें छू भी नहीं पाया था।
उन्होंने खुद कई बार अपने पति को सही रास्ते पर चलने के लिए कहा लेकिन इसके बदले उन्हें उनसे सिर्फ अपमान ही मिला। अनिरुद्ध ने बचपन से ही अपनी मां को अपने पिता के हाथों बेइज्जत होते हुए ही देखा था इसीलिए वो खुद भी अपनी मां का ज्यादा सम्मान नहीं करता था। लेकिन सावित्री जी अपनी सास का मुंह देखकर हमेशा चुप ही रहती थी, क्योंकि उनकी सास ने हमेशा उसका हर जगह साथ दिया था और एक मां का प्यार भी। आशा जी और सावित्री जी में सगी बहनों जैसा प्यार था। सावित्री जी वेदांत की शादी की तैयारियां बड़ी खुशी से कर रही थी, क्योंकि वो वेदांत को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार देती थी और वेदांत भी उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता था। जो महिला सभी सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन दे रही थी वो थी वेदांत की दादी कौशल्या देवी। वेदांत की दादी और रणवीर की दादी दोनों ही बचपन की सहेलियां थीं और उनका प्रेम आज भी वैसे का वैसे ही बना हुआ था। कौशल्या जी ने सभी सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से कहा, सारी तैयारियां पूरी तरह से देख ली है ना तुमने? कल सभी लोग यहां आने वाले हैं। उनकी रहने की व्यवस्था सब कुछ अच्छे से होनी चाहिए। ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सावित्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी माँ जी, मैंने सारे रूम अच्छे से साफ करवा दिए हैं और उनके रहने की व्यवस्था भी अच्छे से हो गई है। किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर कौशल्या जी ने आशा जी से कहा, आशा, इस शादी में हमारे यहाँ की परंपरा और रीति रिवाजों का पूरा ध्यान रखना है। इस बारे में तुम लड़की वालों को भी अच्छे से समझा देना। जी मां जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें सब समझा दूंगी, आशा जी ने स्माइल करते हुए कहा। कौशल्या जी खड़े होते हुए, ठीक है अब मैं अपने रूम में आराम करने जा रही हूँ क्योंकि तुम तो जानती हो कल जमुनिया भी आ रही है। फिर न तो खुद आराम करेगी और ना ही मुझे आराम करने देगी। बुढ़ापा आ गया है पर उसका बचपना खत्म नहीं हुआ अभी तक, कहते हुए दादी अपने रूम की तरफ चल दी। वहीं आशा जी और सावित्री जी अपना मुंह दबाकर हंसने लगी। इंदौर। घर की सभी लेडीज बड़ी से लेकर छोटी तक हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। अनीता जी ने सबसे पूछा, सबने अपनी पैकिंग कर ली ना? क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलना है सबको। सबसे पहले हीर ने चहकते हुए कहा, दादी मैंने अपनी पैकिंग कर ली है मैंने अपने सारे सॉफ्ट टॉयज भी रख लिए हैं और वो ड्रेसेस भी रख ली जो मैं डैड के साथ लेकर आई थी। अनीता जी ने हंसते हुए कहा, हीर मेरा बच्चा, टॉयज क्यों लेकर जा रही हो तुम? तुम्हें टॉयज वहां भी मिल जाएंगे, इसलिए उन्हें यहाँ रहने दो। माही ने कहा, हाँ माँ, मैं भी इसे यही समझा रही थी पर यह है कि मेरी बात मान ही नहीं रही अब तो इसे इसके डैड ही समझाएंगे। आजकल ये अपनी मम्मा से ज्यादा अपने डैड की सुनती है। तभी माही ने कुछ याद करते हुए पूछा, माँ का काव्या दी कब आएंगी? अनीता जी ने कहा, काव्या भी कल ही सीधा जयपुर ही पहुंचेगी। काव्या रणवीर की सगी बहन है। वो शुरू से ही ज्यादातर पढ़ाई के सिलसिले में बाहर ही रही है। फिर उसने अपना खुद का फैशन डिजाइनर स्टोर खोला और अब उसका खुद का एक ब्रांड है। उसके ब्रांड्स के डिजाइनर कपड़े पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस है और 3 साल पहले शादी के बाद ही वो एब्रॉड में ही शिफ्ट हो गई थी और अब वो रेयांश की भाभी है। सुनीता जी ने खुश होते हुए कहा, चलो यह अच्छा है। वैसे काफी समय बाद उससे मिलना होगा कितने वक्त बाद इंडिया आ रही है ना वो। अच्छा अब सभी टाइम से सो जाओ, कल सभी को कल जल्दी जागना भी है और टाइम से जयपुर के लिए निकलना भी है ना? अनीता जी ने सभी को जाने के लिए कहा। रणवीर डिनर के बाद अपने रूम में सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी उसके दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास आए और उसके अगल बगल में बैठ गए और दोनों उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी अपनी बात कहने लगे। हीर ने उसका हाथ खींचते हुए कहा, डैड, मम्मा को समझाओ ना कि मुझे मेरे टॉयज ले जाने दें। वहीं दूसरी तरफ से माहिर ने भी रणवीर का हाथ खींचते हुए कहा, डैड, मम्मा ने मुझे वीडियो गेम ले जाने से मना किया है। आप प्लीज उनसे कहिए ना कि मुझे भी वीडियो गेम ले जाने दे, वरना मैं वहां पर बोर हो जाऊंगा। तभी माही वहां रूम में अंदर आई। उसने दोनों बच्चों की बात सुन ली थी, इसीलिए अपनी कमर पर हाथ रखे दोनों बच्चों को घूरते हुए कहा, मैंने जो कहा चुपचाप वो करो। हीर, वापस अपने टॉयज अपनी जगह पर रखो और माहिर, तुम वीडियो गेम ले जाने के बारे में सोचना भी मत।
जब देखो पूरा दिन वीडियो गेम में लगे रहते हो। फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ना। और अगर तुम दोनों ने एक बार फिर ऐसी जिद की ना तो मैं तुम दोनों की पिटाई कर दूंगी। रणवीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा माही का बच्चों को ऐसे डांटना। उसने अपने लैपटॉप को साइड में रखा और माही को घूरते हुए कहा, मेरे बच्चों को डांटो मत, उन्हें प्यार से समझाओ। तो माही ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, रणवीर, ये दोनों मेरे भी बच्चे हैं, इसीलिए मैं उन्हें डांटूंगी भी और ज्यादा शरारत करने पर इनकी पिटाई भी करूंगी। क्या करेंगे आप? बच्चों को डांटते डांटते शायद माही भूल गई कि वो रणवीर से बात कर रही है। रणवीर ने अपनी आंखें छोटी कर उसे देखा और अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर अपने स्लीव्स फोल्ड करते हुए कहा, अच्छा बताओ तुम्हें कि मैं क्या करूंगा। हाँ। माही ने जब रणवीर को अपने करीब आते हुए देखा तो उसने अपनी उंगली उस पर पॉइंट करते हुए कहा, देखिए, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं ना, पर ध्यान रखना मैं अब डरती नहीं हूँ आपसे। हाँ, ये बात अलग है। माही अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। बच्चे बेचारे तो कब के वहां से चुपचाप खिसक गए थे कि कहीं माँ बाप के झगड़े में वो भी लपेटे में ना आ जाएं। मतलब ये अच्छा है, पहले खुद भिड़ा दो फिर चुपचाप खिसक लो। अच्छा, नहीं डरती मुझसे? हाँ। Come on, I also want to see how fearless my wife is. Come on, show me your fearlessness. रणवीर अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। देखिए रणवीर, मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मैं कह रही हूँ वहीं रुक जाइए, वरना आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूंगी। माही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली। माही के चेहरे पर नजर आ रही घबराहट को देख रणवीर को मन ही मन उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर किसी भी तरह ले एक्सप्रेशन नहीं आने दिए और वैसे ही कोल्ड वॉइस में कहा, नहीं, मुझे सोचना नहीं है, डायरेक्ट देखना है कि तुम क्या करोगी। कम ऑन, शो मी। तभी माही रणवीर के पीछे की तरफ देखते हुए चिल्लाई, हीर, ध्यान से, वरना गिर जाओगी। माही की बात सुनकर रणवीर ने एकदम पीछे मुड़कर देखा। माही ने इसी बात का फायदा उठाया और रणवीर को धक्का देकर रूम से बाहर भाग गई और जाते जाते रणवीर को जीभ दिखाते हुए बोली, हाँ, नहीं डरती आपसे, क्या करेंगे अब? रणवीर ने उसे हैरानी से जाते हुए देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह लड़की भी ना कोई बात नहीं जान, आना तो तुम्हें इसी रूम में है, फिर देखता हूँ तुम्हें। वही माही कॉरिडोर से चलते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी, माही तू पूरी पागल है। क्या जरूरत थी इन्हें चैलेंज करने की, जबकि अच्छे से जानती है कि तू इनसे नहीं जीत सकती। अब तो मैं इनके सोने के बाद ही रूम में जाऊंगी। और ये दोनों शैतान, इन्हें तो मैं अभी देखती हूँ। यहाँ आकर तो ये कुछ ज्यादा ही बहुत ही शरारती हो गए हैं। कहकर माही माहिर और हीर के रूम में गई तो देखा दोनों ब्लैंकेट मुंह तक ओढ़े सो रहे थे। माही ने दोनों बच्चों को ऐसे सुकून से सोते हुए देखा तो माही अपना सारा गुस्सा पल भर में भूल गई। फिर वो अपने बच्चों के पास आई और दोनों के फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से कहा, मेरे प्यारे से नन्हे नटखट शैतान। हम्मम, माँ ऑलवेज माँ। और माँ की ममता की तो बात पूछो ही मत। माही डोर बंद कर रूम से बाहर निकल गई। पर जैसे ही बच्चों ने डोर बंद होने की आवाज सुनी, धीरे से अपना ब्लैंकेट नीचे कर डोर की तरफ देखा, फिर एकदम उठ बैठे और एक दूसरे के साथ हाई फाई करते हुए बोले, बच गए। लेट नाइट। माही अपने नाखून चबाते हुए रूम के बाहर इधर उधर चक्कर लगा रही थी। उसकी नज़र बार बार रूम के बंद डोर की तरफ जा रही थी। ये सो गए होंगे ना, एक बार देखूं क्या, सोचकर माही ने धीरे से डोर ओपन किया और अपना सिर अंदर ले जाते हुए इधर उधर नजर घुमाई। पूरे रूम की लाइट बंद थी, सिर्फ हल्की सी मध्यम रोशनी पूरे रूम में फैली हुई थी। माही ने देखा रणवीर शर्टलेस होकर बेड पर पेट के बल सो रहा था, जिसे देख माही ने एक चैन की सांस लेते हुए मन ही मन कहा, बच गई माही, अब मैं आराम से अपनी जगह जाकर सो सकती हूँ। माही धीरे से अंदर आई और धीरे से रूम का डोर बंद किया। फिर सधे हुए कदमों से बेड पर अपनी वाली साइड आई और चुपचाप से लेट गई और मन ही मन खुश होते हुए अपने आप को शाबाशी दी, वाह माही, आज तूने खुलकर डेविल को चैलेंज भी किया और इनकी डांट से बच भी गई।